स्क्विड गेम सीजन 3 में बगावत की नाकाम कोशिश के बाद जो खिलाड़ी डॉम से बाहर निकले थे उनमें से ज्यादातर मारे गए। बस एक ही खिलाड़ी बचा, जुनक, प्लेयर 246। एक गार्ड ने अजीब तरीके से उसकी जान बख्श दी, क्योंकि जब उसने जुनुक की चिप स्कैन की तो पता चला कि वो पहले ही एलिमिनेटेड हो चुका है। जब गार्ड्स लाशों को उठा रहे थे तभी एक और गार्ड ने चुपके से एक लाश को यूजफुल के तौर पर मार कर दिया, इशारा करते हुए कि उसके अंग ऑर्गन्स अभी निकाले जा सकते हैं। उसने ऑपरेटिंग रूम में मदद करने की भी पेशकश की ताकि बॉसेस से पॉइंट्स बटोर सके। इसी बीच डॉम्स में खिलाड़ी हैरान रह गए जब गार्ड्स के लाए गए एक कॉफिन में से गुन जिंदा निकला। चोहुंजू ने उसका पल्स चेक किया, जिससे सबको थोड़ी सी उम्मीद की किरण मिली। उधर डिटेक्टिव्स की एक टीम समुंदर में शिप से आइलैंड को ढूंढ रही थी। उनके कैप्टन ने अलार्म और गायब हुए लोगों को सीरियस नहीं लिया और एक एजेंट को ड्रंक बताकर सबको चुप कराया। लेकिन एक दूसरे डिटेक्टिव को ये सब बहुत सस्पिशियस लगा। जो मिसिंग पर्सन था, ड्रोन ऑपरेटर, वो अभी तक नहीं मिला था। सबको लगा शायद वो शिप से गिर गया होगा। फिर भी उन्होंने खोज जारी रखने का फैसला किया। गुहन कुछ देर बाद होश में आया। वो बहुत परेशान और कंफ्यूज था। जब उसे पता चला कि कितने लोग मारे गए हैं तो उसका दिल टूट गया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स ने ऐलान किया कि अब सिर्फ 60 कॉन्टेस्टेंट्स बचे हैं और प्राइज मनी बढ़कर 39.6 बिलियन वन हो गई है। गुहन बहुत परेशान हो गया। उसने गार्ड से सवाल किया कि आखिर उसे जिंदा क्यों छोड़ा। एक अजीब पल में वो खुद गार्ड की गन के आगे जाकर खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा कि उसे मार दो, लेकिन उसके साथियों ने उसे खींचकर पीछे कर लिया। इसी बीच ऊपर अपने ऑफिस में इन्हो, जो पूरी गेम को चला रहा था, उसे शिप के कैप्टन का कॉल आया। इन्होंने उसे हुक्म दिया कि डिटेक्टिव्स को गेम्स खत्म होने तक किसी तरह रोके रखो। बाद में एक और वोट हुआ ये तय करने के लिए कि गेम जारी रखनी है या नहीं। इस बार वोट उल्टे नंबर से हो रहे थे। गीहुन प्लेयर 456 को सबसे पहले वोट करना था, लेकिन उसने कोई वोट नहीं दिया, इसलिए उसकी बारी स्किप हो गई। इसके बावजूद वोटिंग का प्रोसेस बाकी खिलाड़ियों के साथ चलता रहा। इसके बाद प्लेयर 100 के लीडरशिप में कुछ खिलाड़ियों के ग्रुप ने गीहन पर इल्जाम लगाया कि उसने सबको मरवाने के लिए गेम को रिग किया है। थोड़ी देर बाद सियोंग यो प्लेयर 44 उसके सामने आ गई और कड़े शब्दों में उसे सब मौतों का जिम्मेदार ठहराया। जुन गुस्से में आ गया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग रूम में यूल, वो गार्ड जिसने जुनों की जान बचाई थी, इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग में शामिल होने का नाटक कर रही थी। लेकिन अचानक उसने अपना मास्क उतार दिया, अपनी असली पहचान सबको दिखा दी और वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सब हैरान रह गए। गोलियां चलाने के बाद उसने अपने सुपीरियर के सामने आकर उसे बताया कि वो असल में नॉर्थ से भागी थी ताकि उसे ढूंढ सके। उसने कहा कि वो सुपीरियर उसे अपने पुराने कमांडर जैसा लगता था, वही आदमी जिसे उसने पहले गोली मार दी थी। उस आदमी ने हल्की सी हंसी हंसने के बाद ओले ने उसे सीधा माथे में गोली मार दी और वहीं खत्म कर दिया। फिर उसने वहां मौजूद डॉक्टर को हुक्म दिया कि सेओक की जान बचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। इसी बीच डॉम्स में खाना खाने के वक्त खिलाड़ी आपस में बहस कर रहे थे कि हाल ही में हुई मौतों के लिए असली कसूरवार कौन है। सबको लगने लगा कि प्लेयर 388 देजो ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसे और गोलियां आमो लाने भेजा गया था, लेकिन वो कभी लौटा ही नहीं, जिससे पूरा ग्रुप बिना किसी सुरक्षा के रह गया। इसी दौरान शिप पर डिटेक्टिव्स जूनहो और वुसियल ड्रोन ऑपरेटर की रहस्यमयी गुमशुदगी की तहकीकात कर रहे थे। वस को कैप्टन पर शक होने लगा, क्योंकि उसे याद था कि उसने कैप्टन को रात के बीच में स्क्रूड्राइवर के साथ घूमते देखा था। जूनहो ने कैप्टन का बचाव किया, कहा कि वो भरोसेमंद है और एक बार उसकी जान भी बचा चुका है, लेकिन वो का शक कम नहीं हुआ और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर में उसने खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोट पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि जूनहो से हुई बातचीत ने उसे परेशान कर दिया था। उधर आइलैंड पर अगला गेम शुरू होने वाला था। खिलाड़ी डॉम से बाहर निकाले गए और जैसे ही वो हॉलवे में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनके मरे हुए साथियों की लाशें दीवारों पर लटकी हुई थीं, जैसे कोई खौफनाक सजावट हो। एक आवाज ने चेतावनी दी कि जो भी गेम के रूल्स के खिलाफ जाएगा उसका भी यही अंजाम होगा। इस राउंड में खिलाड़ियों को एक मशीन से रंगीन गेंद कलर्ड बॉल निकालनी थी, जिससे पता चलता कि वो किस टीम में जाएंगे, रेड या ब्लू।
रेड टीम का काम था ब्लू टीम को नाइफ से मारना, वहीं ब्लू टीम को चेन्स और कीज मिलती जिनसे वो कमरे खोलकर छुप सकते थे, लेकिन एक बार दरवाजा खुलने के बाद उसे फिर बंद नहीं किया जा सकता था। ये पूरा सेटअप शुरू होते ही खिलाड़ियों में गुस्सा भड़क गया। एक माँ गायहा अपने बेटे यंग सिक से अलग हो गई, जिससे दोनों के बीच बहुत तनाव पैदा हो गया। इसी वक्त नो ने खून डोनेट करने की पेशकश की ताकि उस इंसान की जान बचाई जा सके जो बहुत ज्यादा खून बह जाने से मरने के कगार पर था। गेम आगे बढ़ता रहा और कई खिलाड़ी टीम बदलने लगे ताकि उन्हें किसी को मारना न पड़े। नामू जो रेड टीम में था उसने मियोंगी के साथ मिलना चाहा और उसकी तारीफ की कि उसने थानोस को मारा था। वहीं मियोंगी जुनही को अपनी टीम में आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था और वादा कर रहा था कि अगर वो मारना नहीं चाहती तो वो उसे और उसके बच्चे को बचाएगा। देजो का सामना गुहुन से हुआ, जिसने देजो को गुस्से से देखा। देजो ने उस पर इल्जाम लगाया कि गिहुन उसे मौतों का जिम्मेदार मान रहा है, जबकि देजो ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बस वो टाइम पर वापस नहीं आ पाया। जुनही जो प्रेग्नेंट थी उसे दर्द होने लगा और चलने में दिक्कत होने लगी। जिम हा ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। होंजू भी उनके साथ जुड़ गया ताकि दोनों को सुरक्षित रख सके। आखिर में गिहान ने फैसला कर लिया कि वो नामू से मुकाबला करेगा, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था और साफ था कि अब जबरदस्त शोडाउन होने वाला है। डॉक्टर ने नो को बताया कि सेयोक अब स्टेबल है, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने डरते हुए उससे मिन्नत की कि उसे मत मारो, नो ने बिना देर किए उसे मार दिया। मगर जैसे ही उसने देखा कि सेयोक होश में आने लगा है, उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। वो उसके पास झुककर बोली कि वो उसे जिंदा बाहर निकलने में मदद करेगी। उसकी सख्ती अब एक अलग तरह के इरादे में बदल गई थी। इसी बीच हॉलवे में रेड टीम ने अपना शिकार शुरू कर दिया। वो हथियारों से लैस और पूरा ध्यान लगाए हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरी तरह तय थे कि ब्लू टीम को ढूंढकर खत्म कर देंगे, जैसा कि गेम के ब्रूटल रूल्स कहते थे। वहीं बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में हियांजू ने अपनी की से एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फिट नहीं हुई। उसने जुनही से उसकी की मांगी, मगर वो भी काम नहीं आई। तभी उन्हें समझ आया कि अगर वो तीनों कीज हियांजू, जुनही और जिम हाकी को मिलाकर एक बड़ा की रिंग बना ले तो कोई भी दरवाजा खोल सकेंगे। सबने तय किया कि ह्युंजू ही सारी कीज रखे ताकि ग्रुप जल्दी मूव कर सके और जरूरत पड़ने पर जल्दी भाग सके। इसी दौरान गिहान अकेले ही देजो को ढूंढने के इरादे से हॉलवे में घूम रहा था। एक हॉलवे में उसने एक ब्लू टीम के खिलाड़ी को कॉर्नर कर लिया, लेकिन जब देखा कि वो देजो नहीं है तो उसने उसे जाने दिया। फिर एक कमरे में झांकते हुए गिहान ने देखा कि देजो अंधेरे में छुपा हुआ था। उसी पल गिहान ने ठान लिया कि अब वो नहीं रुकेगा जब तक उसका सामना देजो से नहीं हो जाता। दूसरी तरफ मियोंगी और नामू ने प्लेयर 235 को ढूंढ निकाला। जैसे ही नामू उसे मारने वाला था, मियोंगी ने कहा कि क्यों न दोनों मिलकर एक साथ उसे मारें ताकि दोनों ही गेम में आगे बढ़ सके। लड़के ने हामी भर दी और दोनों ने साथ में प्लेयर 235 को मार डाला। उनका ये खतरनाक टीम वर्क उनका फेवरेट तरीका बन गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ह्योंजू, जुनही और गुहा को रेड टीम के किसी आदमी ने देख लिया। बिना वक्त गंवाए उन्होंने दौड़ लगा दी। भागते हुए उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, लेकिन जुनही फिसल गई और उसके टखने में चोट लग गई, जिससे वो वहीं गिर गई और हिल भी नहीं सकी। युंगा तुरंत उसके पास वापस लौटी और ह्युंजू ने बिना सोचे समझे रेड टीम के उस हमलावर से लड़ाई शुरू कर दी। तेज लेकिन जबरदस्त फाइट के बाद ह्युंजू ने उसे मार गिराया। उधर मियोंगी और नुमू ने एक और खिलाड़ी पर वही खतरनाक तरीका अपनाया और उससे भी मारकर गेम में अपनी जगह और मजबूत कर ली। उनकी बर्फ जैसी ठंडी कैलकुलेशन उन्हें हर पल और भी खतरनाक बना रही थी। इसी बीच तीनों औरतें एक कमरे में छुपने में कामयाब हो गईं। वहां उन्होंने जुनही की चोट देखी, उसका टखना पूरी तरह टूट चुका था। कांपती आवाज में जुनही ने उनसे मिन्नत की कि उसे यहीं छोड़ दे, क्योंकि वो सिर्फ उनकी रफ्तार को रोक देगी, लेकिन दोनों औरतों ने साफ मना कर दिया। उसी वक्त दर्द, तनाव और डर के बीच जुनही को लेबर के लक्षण आने लगे और आखिरकार उसने वहीं कमरे में बच्चे को जन्म दे दिया।
इतनी हिंसा और अफरा तफरी के बीच बच्चे का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये मंजर दिल तोड़ने वाला भी था। थोड़ी देर की शांति तब टूट गई जब रेड टीम का एक खिलाड़ी उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। यंजू ने फिर बिना हिचक उसके सामने डटकर मुकाबला किया। तेज और जबरदस्त लड़ाई में उसने उसे मार दिया और नई माँ और उसके बच्चे को बचा लिया, लेकिन उसकी बहादुरी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही वो अपनी दोस्तों के पास लौटी, यंजू को पीछे से चाकू मार दिया गया। हमला करने वाला मोंगी था जो छुपकर सब देख रहा था, मगर जैसे ही उसने देखा कि जुन्ही बच्चे को जन्म दे चुकी है, उसे अचानक महसूस हुआ कि वो गलत कर रहा है। वो वहाँ से चुपचाप चला गया और तीनों औरतों को बिना मारे ही छोड़ दिया। उसकी नजर में उसका काम पूरा हो चुका था। बची हुई दो औरतें अपनी दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रोने लगीं। इसी बीच गुहन आखिरकार डेजू को कॉर्नर करने में कामयाब हो गया, जैसा कि उसने ठान रखा था। अपने अंदर का गुस्सा और इंसाफ की तड़प लिए वो उस पर टूट पड़ा। उसने डेजो को जमीन पर गिराकर दबोच लिया और उसे गला घोंटकर बेरहमी से मार डाला। इसके साथ ही गिहुने ने अपनी बदले की कहानी खत्म कर दी। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में युम्हा और जुन्ही, जो बच्चे को लेकर चल रही थी, कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो बहुत संभल कर आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजे से गुजरी, सामने यंग सिख खड़ा मिला जो युम्हा का बेटा था। खाली नजरों और कांपते हाथों के साथ यंग सिख ने अपनी माँ से कहा कि उसे मारना होगा। अगर उसने ये नहीं किया तो खुद उसकी मौत हो जाएगी। जिम्हा अंदर से टूट चुकी उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गेम की भारी जिम्मेदारी और मौत का खतरा उसके लिए बहुत बड़ा था। एक दिल तोड़ देने वाले और नाकाम पल में जिम्हा ने उसे मारने से पहले चाकू मार दिया। यंग सिख जमीन पर गिर पड़ा, हैरान और घायल। जो हुआ उसे समझ नहीं पाते हुए उसकी माँ घुटनों पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसने अपने ही बेटे को चोट पहुंचाई थी। गॉड्स ने देखा कि यंग सिख अभी भी सांस ले रहा है, लेकिन बहुत जख्मी है। बिना कोई दया दिखाए उन्होंने उसे गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म की और ऑफिशियली गेम से एलिमिनेट कर दिया। लाशों को इकट्ठा करने के दौरान एक गार्ड को अचानक उस खिलाड़ी ने घेर लिया जो अभी जिंदा था। वह एक तेज हथियार पकड़े हुए था और गार्ड को गंभीर चोट पहुंचाने वाला था, लेकिन एक फीमेल गार्ड ने सही निशाने से गोली मारकर उसे गिरा दिया। खतरा खत्म हो गया। राहत की सांस लेते हुए गार्ड ने अपना मास्क उतारा और उसके साथ वाला भी, जो हालात के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद दो और गार्ड्स आए और बताया कि उन्होंने पास के इलाके में एक और खिलाड़ी को मार दिया है। ये जानकारी लेकर पूरा ग्रुप तुरंत वहां पहुंचा। इसी बीच मियोंगी को पता चला कि उसके पास वह नेकलेस नहीं है जो उसने थानोस से लिया था। उस नेकलेस में वो पिल्स थे जो उसे खुशी का एहसास देते थे। घबराकर वह गेम एरिया के एंट्रेंस की तरफ भागा और गार्ड से मनाने लगा कि उसे वापस जाने दो, लेकिन उसकी मांग ठुकरा दी गई। आदेश साफ थे। गुस्से में मियोंगी गार्ड से लड़ने लगा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बच्चे की आवाज ने सारी अफरातफरी को रोक दिया। पूरा माहौल शांत हो गया। युम्हा और जुन्ही बच्चे को गोद में लेकर सामने आए। वह पिछली स्टेज से बच निकले थे। माहौल गंभीर और अनिश्चित हो गया, यहाँ तक कि मियोंगी भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गया। किसी और जगह नो ऑपरेशन रूम से यून्युक के साथ बाहर आ रही थी। यून्युक समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। बिना ज्यादा जवाब दिए उसने कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे उसकी बात माननी होगी। जैसे जैसे और खिलाड़ी एलिमिनेट हो रहे थे, प्राइज मनी भी बढ़ता जा रहा था। एक प्राइवेट लाउंज में गेम के स्पॉन्सर्स इकट्ठे हुए। उनमें से एक ने बताया कि वो कितने खुश हैं कि अब वे वर्षों की दूर से देखने के बाद खुद इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं। लीडर ने बताया कि उसकी मौजूदगी नामियल के खास इनवाइट की वजह से है, जिस पर सबने उसकी तारीफ में जाम उठाया। फिर एक गॉड ने लीडर से मिलने की मांग की और बताया कि कंट्रोल सेंटर काम नहीं कर रहा है, उसे खुद जाकर जांच करने का आदेश मिला। इसी बीच डिटेक्टिव वोक जुन्हो को बता रहा था कि गांव में खोज करने के बाद भी किसी को शिप के कैप्टन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शक बढ़ रहा था। डिटेक्टिव ने एक ड्रोन भेजा पास की एक आइलैंड की तरफ और वूसी
सदस्यों को कहा कि वो कैप्टन पर नजर रखे। प्लेऑफ्स में फिर से वोट हुआ, गेम जारी रखना है या प्राइज मनी बांटना है। ज्यादातर लोगों ने गेम जारी रखने का फैसला किया। बेकाबू होकर जुमा ने कहा कि अगर बेबी बचाने के लिए उसका हिस्सा छोड़ना पड़े तो वो तैयार है। उसने सभी से बच्चे के लिए दया की गुहार लगाई, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, जिससे गुहान बहुत परेशान हो गया। इन्होंने सैनिकों को ऑपरेटिंग रूम भेजा ताकि लाशों की पहचान हो सके। वहीं नोट ने यूनियो को सावधानी से काम करने की सख्त हिदायत दी ताकि कोई शक न हो। वोट खत्म हुआ। 16 खिलाड़ियों ने गेम जारी रखने के लिए वोट दिया। गुहू ने फिर से वोट नहीं दिया क्योंकि उसने फैसला लेने से मना कर दिया। फिर गार्ड नंबर 16 के गायब होने का पता चला, जो असल में डिस्गाइज में सर्जन था। सिक्योरिटी फुटेज में दिखा कि अब कोई और उसका यूनिफॉर्म पहने हुए है। वो यूनोक था। तुरंत उसकी खोज शुरू कर दी गई। समुंदर में जिन्होंने एक आइलैंड पहचान लिया जहां उसे पहले हमला किया गया था। उसने कैप्टन से कहा कि वो जहाज को उस तरफ ले जाए, हालांकि कैप्टन ने ना किया। आखिरकार जुन्हो जमीन पर उतर गया और अपने शक की पुष्टि की। उसके बॉस ने कहा कि बाद में रीइंफोर्समेंट के साथ वापस आना। बेस पर नो अपने सुपीरियर के पीछे आकर उसे बंदूक दिखाने लगी। उसने गार्ड 16 के साथ पेट्रोल करने की अनुमति मांगी और एक बोट की मांग की। उसके सुपीरियर ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार चाबी दे दी। उसने ऑपरेटिंग रूम की फिर से जांच का आदेश भी दिया क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। डॉर्म के अंदर अचानक लाइट्स जल उठी। गॉड्स एक कॉफिन लेकर आए। सबको शॉक लगा जब पता चला कि जुन्हा ने रात में खुद को फांसी दे दी थी। कैप्टन के सामान की जांच करते हुए वॉक ने उसकी एक फोटो पाई जिसमें वो रिक्रूटर के साथ खड़ा था जो गेम से सीधे जुड़ा था। थोड़ी देर बाद एक रॉटवाइलर कुत्ता गुस्से में दौड़ा आया और कैप्टन पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए कैप्टन ने कुत्ते को गोली मार दी। वोक ने एक कंटेनर भरा हुआ कैश और एक ऑफिशियल गार्ड का यूनिफॉर्म भी पाया जो जुन्हो की कहानी को सही साबित करता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, कॉप्स आ गए और उसे अरेस्ट कर लिया। एक नया गेम शुरू हो रहा था। खिलाड़ियों को आरीना में ले जाया गया। जुन्ही को पता नहीं था कि बच्चे के साथ क्या करे, इसलिए उसने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। गुहून ने मदद की पेशकश की और वादा किया कि वो दोनों को सुरक्षित रखेगा। उसने माना कि उसे अकेले होने का डर था और जो उसे लगता था कि बच्चे के आने से उसकी जिंदगी में मतलब आएगा, असल में उसका उल्टा असर हुआ था। एक प्राइवेट लाउंज में वीआईपीज इस बात पर बहस कर रहे थे कि जुन्ही पर सट्टा लगाना चाहिए या नहीं। एक ने कहा कि उसने गलती से नशे में होने की वजह से पहले ही उस पर सट्टा लगा दिया है। नया गेम था जंप रोप, लेकिन ये कोई आम रस्सी नहीं थी। ये बड़ी ताकत से घूमती थी। खिलाड़ियों को खुद ही कूदने का ऑर्डर तय करना था। नामू जो विड्रॉल में था, एक और खिलाड़ी से अपनी नेकलेस वापस देने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो खिलाड़ी नेकलेस को पुल के उस पार फेंक देता है, जिससे नामू को उसे लेने जाना पड़ता है। हताश होकर नामू ने सबसे पहले कूदने की कोशिश की। जब उसने नेकलेस पकड़ी तो पाया कि वह खाली थी। हैरान और कंफ्यूज होकर वो रस्सी से टकराकर हवा में उड़ गया। गेहान बच्चे को लेकर पुल पार करने में कामयाब रहा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन उसने संभाल लिया और सुरक्षित दूसरे किनारे पहुंच गया। उसकी बहादुरी पर आरीना के वीआईपीज ने तालियां बजाई। उसने चिल्लाकर कहा कि वो जुन्ही के लिए वापस आएगा। एक और खिलाड़ी भी पुल पार करने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही वो सुरक्षित पहुंचा, उसने आने वाले लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया, कहकर कि वो बस अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। गुस्से में गुहून ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी की खुदगर्जी साफ दिख रही थी। इस खेल में बहुत से लोगों के लिए जीतना ही सब कुछ था, चाहे जो भी कीमत चुकानी। पुल पार करते हुए जंप रोप की चुनौती लगातार चल रही थी, जो इस खेल की बेरहमी और भावनात्मक दबाव को एक नए स्तर पर ले जा रही थी। प्लेयर नंबर 96 ने ठान लिया था कि जो भी पुल पार करे उसे खत्म कर देगा, ताकि खुद को बड़ा फायदा मिल सके। खिलाड़ियों की संख्या तेजी से कम हो रही थी। कुछ रस्सी कूदते हुए गिर जाते थे तो कुछ को नंबर 96 मार देता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पुल पार करना और ज्यादा उलझा हुआ और खतरनाक होता जा रहा था। जबकि अमीर बैटोस इस नजारे को बड़े उत्साह से देख रहे थे। गुहू ने प्लेयर 96 से बाकी खिलाड़ियों को मारना बंद करने को कहा और धमकी दी कि अगर उसने नहीं रुका तो वो उसे पुल से धक्का दे देगा। इसी बीच जुन्ही रस्सी कूदने की प्रैक्टिस कर रही थी, हालांकि उसके टखने की चोट की वजह से ये लगभग नामुमकिन था। मोंगी उसके पास आया और उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जुन्ही ने उससे गुस्से में कहा कि उसने हियांजू को मारा है, जो उसने और उसके बच्चे दोनों को बचाया था। मोंगी ने कहा कि उसका ये इरादा नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था।
मॉगी कहता है कि वो सिर्फ जुन्ही और बच्चे दोनों की रक्षा करना चाहता था। वो चाहता है कि सब साथ में बच निकलें और एक परिवार की तरह खुश रहें। वो उससे मदद करने की गुहार लगाता है, लेकिन जुन्ही बताती है कि उसका टखना कितना खराब है और पूछती है कि क्या वो सच में उसे लेकर पुल पार करेगा। वो ये भी कहती है कि उसका बच्चा पहले ही दूसरे किनारे है और वो नहीं चाहती कि म्योंगी बच्चे के पास आए या खुद उसे देखे। प्लेयर नंबर 96 और गीहान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें छम्बे उसे नीचे धकेलने की कोशिश करता है। झगड़े के बीच गीहान चाकू से छम्बे की आंख में वार करता है और उसे पुल पर पीछे धकेल देता है। अंत में झूलती हुई रस्सी नंबर 96 को जोर से मारती है और वो खाली जगह में गिर जाता है, जिससे वो खेल से बाहर हो जाता है। अब गीहान के सामने बड़ी चुनौती थी जुन्ही को ढूंढना और उसे सुरक्षित पुल पार कराना। जुन्ही उठती है और गीहान उसे चिल्लाकर कहता है कि वहीं रुको, वो उसके पास आ रहा है। लेकिन जुन्ही जोर से जवाब देती है कि वो नहीं चाहती कि वो वापस आए, क्योंकि इससे उसकी जान खतरे में पड़ेगी और बच्चा अकेला रह जाएगा। वो उससे विनती करती है कि वो उसके बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उठाए। उस पल जुन्ही एक दिल तोड़ देने वाला फैसला करती है और ऊपर से छलांग लगा देती है, जिससे उसकी जान तुरंत खत्म हो जाती है। दूसरी जगह आइलैंड पर गांगोक और नो यूल बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच मिलियनेयर बेटर्स आपस में कह रहे होते हैं कि गेम में बच्चे को शामिल करना कितना चालाकी भरा फैसला था। हालांकि कुछ लोग बहुत जोर से असहमत थे, लेकिन लीडर ने कहा कि बच्ची अगले राउंड में प्लेयर 22 होगी, यानी उसकी मां की जगह लेगी। उसने कहा कि अगर बच्ची खेल में भाग लेगी तो वोटिंग और गेम दोनों ज्यादा रोमांचक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद दो खिलाड़ी नेक्स्ट राउंड में एक्स ऑप्शन पर वोट करने को लेकर बहस कर रहे थे, ताकि वे प्राइज मनी को सबके बीच बराबर बांट सकें। लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि गार्ड्स आ गए और बताया कि अब सिर्फ 9 खिलाड़ी बचे हैं और प्राइज मनी बहुत बड़ा हो गया। हर खिलाड़ी को 4 बिलियन वन से ज्यादा मिलेगा। खिलाड़ियों ने विरोध किया और कहा कि वे सिर्फ 8 हैं, लेकिन गार्ड्स ने बताया कि बच्ची अब एक एक्स्ट्रा प्लेयर मानी जाएगी। इससे गुहू ने मुश्किल में फंस गई, क्योंकि बाकी खिलाड़ी उसके करीब आने लगे थे और साफ दिख रहा था कि वे उसे हटाने की योजना बना रहे हैं। गार्ड्स ने तुरंत बीच बचाव किया और उन्हें रोका। इसी बीच वाचुक अभी भी बंद था। उसने कॉप को बताया कि कैप्टन पार्क एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और सारी एविडेंस उसके घर छुपी हुई है, लेकिन कॉप शक में था। उसने कहा कि कॉस्ट्यूम्स थोड़े चाइल्डिश लगते हैं और कोई भी सूटकेस में कैश छुपा सकता है। तो वुक ने उसे एक फोटो दिखाई जिसमें कैप्टन पार्क उस आदमी के साथ खड़ा था जो गेम्स के लिए प्लेयर्स रिक्रूट करता है। फिर भी कॉप ने कहा कि रिक्रूटर के ऊपर कोई बड़ा क्रिमिनल चार्ज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मामला है, जबकि WIO के खिलाफ कई मामले हैं। इस बात पर कॉप ने कैप्टन पार्क को फोन करने का फैसला किया और उसे सारी बात बताई, जिसमें VO के पार्क के घर में घुसने की बात भी थी। कुछ देर बाद कैप्टन पार्क ने पास ही मौजूद एक दूसरे कैप्टन से संपर्क किया और बताया कि उनकी चाल पकड़ी गई है। फुर्ती दिखाते हुए ने कॉप का कॉन्फिस्केटेड फोन छीन लिया और जुनहो को कॉल की, सब कुछ बताया जो उसने कैप्टन पार्क और उसके घर में पाया था। तभी जुनहो को गनशॉट सुनाई दिए। ये कैप्टन पार्क था जो जहाज पर लोगों पर गोलियां चला रहा था। जुनहो ने खुद को छुपाया और कुछ एरोस उठाए। उसने एक छोड़ा और कैप्टन पार्क को घायल कर दिया, लेकिन बाद में खुद भी मर गया। पार्क आइलैंड का लोकेशन बताने से मना कर दिया, लेकिन ये कबूल किया कि उसने एक बार जुनहो की जान बचाई थी, क्योंकि किसी और ने उसे ऐसा करने को कहा था। कुछ ही देर बाद वह मर गया। इसी बीच फाइनल गेम के ठीक पहले एक गार्ड ने खिलाड़ियों को बताया कि अब उन्हें खुद चुनने की अनुमति मिलेगी कि वे कंपटीशन में किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। कम से कम 3 एलिमिनेशन जरूरी थे, लेकिन समूह चाहे तो ज्यादा लोगों को भी मार सकता था। ये बात गेम के डायनामिक्स को पूरी तरह बदल देती है। खिलाड़ी सोचने लगे कि पहले किसे हटाना चाहिए। 6 खिलाड़ियों की एक खतरनाक अलायंस बन गई, जिसमें उन्होंने गूने, बच्ची और मिन्सू को टारगेट करने का फैसला किया। जहाज पर जुनहो के साथ बचा एक खिलाड़ी एक प्लान बना रहा था ताकि वो पता लगा सके कि आइलैंड कहाँ है। जुनहो का एक आइडिया था कि आइलैंड शायद वही जगह है जहाँ कैप्टन पार्क ने पहले कहा था कि वहाँ जाना मुश्किल है। यही वजह है कि उसे लगता था कि आइलैंड वही छुपा हो। इसी बीच पता चला कि ग्योंग और नो टूल भागने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर को पता था कि नो क्यों ग्योंगक की मदद कर रही है, इसलिए उसने सीधे नो को धमकी दी। उस दबाव में नो ने फैसला किया कि वो ग्योंगक को जहाज पर छोड़कर वापस आइलैंड लौट जाएगी, क्योंकि लीडर ने धमकी दी थी कि वो यंगक की बेटी को नुकसान पहुंचाएगा जो कैंसर
से लड़ रही थी। इसी बीच नोएल अपने सुपीरियर के कमरे का इंतजार कर रही थी जब वह बाहर निकला। उसने उसे बंदूक दिखाकर सामना किया। अचानक सुपीरियर ने पूछा कि क्या वह अकेली वापस आई है और क्या ग्योंग उसके साथ है, याद दिलाते हुए कि उसकी असली मिशन ग्योंग को वापस लाना था। नोएल ने बिना हिचकिचाए कहा कि उसका अब एक ही मकसद है, प्लेयर 246 के सारे रिकॉर्ड मिटा देना। गार्ड ने सहमति जताई, लेकिन नोएल ने जोर देकर कहा कि यादें भी पूरी तरह से खत्म करनी होंगी। धमकी के नीचे गार्ड ने आखिरकार कबूल किया कि कैप्टन के ऑफिस में अभी भी रिकॉर्ड की एक प्रिंटेड कॉपी है जिसे सिर्फ वह और कैप्टन ही देख सकते हैं। इसी दौरान खिलाड़ियों को एक नए चैलेंज के लिए बुलाया गया, स्क्विड गेम का एक और ज्यादा खतरनाक वर्जन। खिलाड़ियों को पिलर्स पर चढ़ना था जो पतली प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और राउंड्स में एक दूसरे को एलिमिनेट करना था। नोएल ने गार्ड को मजबूर किया कि वह उसे कैप्टन के ऑफिस ले जाए। जब वे एलिवेटर में थे, गार्ड ने पहले सहयोग करने का दिखावा किया, लेकिन फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। एक जबरदस्त लड़ाई हुई मुक्के और वारों के बीच। गार्ड ने पूछा कि वह ये सब क्यों कर रही है। नोएल ने बताया कि वह ये सब सोक की बेटी के लिए कर रही है जो अस्पताल में कैंसर से जूझ रही है, और अगर सोक मर गया तो शायद वह भी मर जाएगी। गार्ड ने जवाब दिया कि उसने अपनी बेटी को छोड़कर बचने के लिए यहाँ तक पहुँची है। उसने माना कि उसने उसे गार्ड इसलिए चुना था क्योंकि वह सीमा पार कर आई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी खुद किया था। इतना कहने के बाद उसने चाकू लेकर नोएल के पेट में घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर उसे एक कॉल आया जिसमें उसे दूसरे सेक्टर में आने को कहा गया। उसने नोएल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उसे एक दर्दर हित मौत देगा और चेतावनी दी कि वह उसके मास्क की फेशियल रिकॉग्निशन के बिना कभी एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन अचानक एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। नोएल ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक हथियार उठाया और कई बार गोली चलाई। गार्ड वहीं गिर पड़ा। प्लेटफॉर्म पर गेम शुरू हो गया। मिन्सू विड्रॉल के कारण बिल्कुल कमजोर पड़ रहा था, हैलुसिनेशन करने लगा। राउंड के बीच में उसने थानस को देखा जो पुल के किनारे लटका हुआ था और उसे ड्रग्स देने की पेशकश कर रहा था। मिन्सू ड्रग्स लेने ही वाला था कि थानोस का चेहरा बदलकर नामू का हो गया। नामू ने उसे दुखी होकर देखा और कहा कि उसने उसे धोखा दिया है और उसका नेकलेस जिसमें पिल्स थे चुरा लिया। ये बात मिन्सू के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इस बीच बाकी खिलाड़ी बहस करने लगे कि किसे एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन मियोंगी ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि प्लेयर 125 जो साफ तौर पर विड्रॉल से गुजर रहा है कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। ग्रुप ने गंभीरता से उस विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया। वे सब उसके करीब आ गए। उन्होंने उसे एक धातु की छड़ी से धकेल दिया। अपने आखिरी पलों में उसने अपने पुराने साथी सियामी को देखा। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब गिहान और बच्चे से छुटकारा पाने का समय आ गया है। उन्होंने स्ट्रॉ गेम खेलने का सुझाव दिया। जो भी सबसे छोटा तिनका निकालेगा उसे कूदना होगा। गिहान ने समझदारी से दूरी से अपना तिनका चुना क्योंकि उसे शक था कि ये जाल है। एक खिलाड़ी करीब आया और उसे प्लेटफॉर्म से धकेलने की कोशिश की, लेकिन गुहान के दोस्त उसे एक अस्थायी स्ट्रेट जैकेट से बांधे हुए थे जिससे वह गिर नहीं पाया। गिहान ने चाकू निकालकर अपनी बंधन काटा। इस दौरान कई खिलाड़ी संतुलन खो बैठे और पीछे गिरने लगे। एक खिलाड़ी लगभग खाली जगह में गिरने वाला था। फिर गिहान ने उस खिलाड़ी को कोना में फंसा दिया जिसने उसे धकेलने की कोशिश की थी। इस बीच मायोंगी, जो अभी भी धातु की छड़ी पकड़े था, ने एक और खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म से धकेल दिया जिससे सब दंग रह गए। फिर उसने कहा कि वह असल में गून के पक्ष में है। बाकी खिलाड़ियों ने उस पर आरोप लगाया कि वह अकेले इनाम की रकम लेना चाहता है, लेकिन उसने बताया कि बच्चा उसकी बेटी है। उसने माना कि वह जुन्ही के साथ भागकर परिवार बनाना चाहता था, लेकिन जुन्ही ने उसे मना किया था। अब वह सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता है। ग्रुप उसकी बात पूरी तरह नहीं मान रहा था क्योंकि कुछ ही मिनट पहले वह बच्ची को हटाने को तैयार था। फिर वे अपना ध्यान प्लेयर 39 की तरफ ले गए और उसे बेहोश करके प्लेटफॉर्म से फेंक दिया। गिहान ने चाकू घुमाकर फैसला करने का सुझाव दिया जिससे तुरंत झगड़ा शुरू हो गया। अफरा तफरी में मोंगी ने एक और खिलाड़ी को पकड़कर उसे खाली जगह में फेंक दिया। गिहान ने अपना चाकू वापस पा लिया और एक और खिलाड़ी को मार दिया। अब सिर्फ 5 खिलाड़ी बाकी थे। प्लेयर 100 शांति बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लोग उसके करीब आ रहे हैं तो उसने मारे हुए खिलाड़ी को बलि के रूप में दे दिया। बिना झिझक के मियोंगी ने भी उसे प्लेटफॉर्म से
फेंक दिया। समय खत्म हो गया और आखिरी राउंड शुरू हुआ। प्लेयर 39 जो हार मानने वाला था, किनारे पर आकर बोला कि वह अब खुद को बलि नहीं दे सकता। मियोंगी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह कूद गया। अब आखिरी फैसला और भी मुश्किल हो गया था। जूहो और नाव के बचा हुआ साथी ने ग्योंग सिल्क को पकड़ लिया। पूरी हिम्मत टूटने के बाद ग्योंग ने उनसे विनती की कि वह उसे दुश्मन पक्ष में ना माने। जूहो ने उससे लोकेशन बताने को कहा और ग्योंग बिना विरोध किए सब बता दिया। इस बीच गेम में अब केवल गीहान, बच्चा और मियोंगी बचे हैं। मोंगी और बाकी लोग गीहान से कहते हैं कि अब अगले राउंड में जाना होगा, लेकिन जब गीहान ने एक मौका दिया और अपना ध्यान भटकाया तो मियोंगी ने अचानक उसे धमकी दी कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो बच्चा उसे सौंप दे। मियोंगी ने ये भी बताया कि अगर बच्चा नहीं दिया तो वह सुनिश्चित करेगा कि गीहान अगले राउंड तक कभी न पहुंचे। गीहान डटे हुए जवाब देता है कि क्या मियोंगी समझता है कि इसका मतलब क्या होगा। अगले राउंड में या तो उसे खुद को मारना होगा या बच्चे को। मियोंगी ठंडी आवाज में कहता है कि उसे पूरी तरह पता है इसका मतलब क्या है। इसी बीच नोऊ सभी दस्तावेज जलाते हुए दिखती है और खिलाड़ियों से जुड़ी हर चीज मिटा रही है, लेकिन काम करते करते उसे पता चलता है कि वह बहुत घायल हो गई है। दूसरी जगह नेता और गार्ड्स ने उस नाव का पता लगा लिया है जहां जुन्हो और उसका साथी छुपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जुन्हो के साथी घायलों का इलाज कर रहे हैं। जुन्हो वहां आता है और बताता है कि उसने कोस्ट गार्ड को सूचित कर दिया है, उनकी लोकेशन भेज दी है और बचाव टीम कुछ घंटों में आ जाएगी। गेम में वापस गीहान उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसके शब्दों पर भरोसा दिलाता है और बच्चे की रक्षा का वादा याद दिलाता है। फिर वह बच्चे को पुल पर रख देता है और पीछे हट जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मोंगी चाहता है। लेकिन तभी मियोंगी, जो अपनी मर्जी मनवाने के लिए दृढ़ है, बच्चे को पकड़कर उसे पुल के किनारे से लटकाने लगता है ताकि गीहान को मजबूर कर सके कि वह हार मान ले। मोंगी को पता नहीं था कि गीहान ने एक मरे हुए खिलाड़ी के शरीर में चाकू देखा और चुपके से उसे उठा लिया जब मोंगी ध्यान भटकाया हुआ था। जैसे ही पुल पूरी तरह से सही जगह पर आ जाता है, गीहान अपनी पूरी ताकत जुटाकर आगे कूदता है और मोंगी का सामना करता है। आखिरी राउंड शुरू करने के लिए किसी को रेड बटन दबाना होता है। ठीक तभी मोंगी समझ जाता है कि वह फंस चुका है। वह हताश होकर बच्चे को फिर से पकड़ लेता है और गीहान को धमकी देता है, लेकिन गीहान तेजी से चाकू फेंक देता है। मोंगी बच्चे पर से पकड़ खो देता है और दोनों आदमी एक क्रूर हाथ से हाथ की लड़ाई में उलझ जाते हैं। आखिरकार दोनों खाई के ऊपर लटक जाते हैं। गीहान खुद को ऊपर खींचने में सफल रहता है और विजेता बनता है। इसी बीच कोस्ट गार्ड उस नाव के पास पहुंचती है जहां जुन्हो छुपा हुआ था, जिससे नेता और उसके गार्ड सतर्क हो जाते हैं। दूसरी जगह नो गहरे दुख में अपनी जान देने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में वह गीहान को बच्चे के साथ स्क्रीन पर देखती है। उसी वक्त गीहान ने तीसरे राउंड को शुरू करने के लिए बटन दबाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से बच्चे के माथे पर कलिस किया, उसे कसकर पकड़ाया और फिर धीरे से जमीन पर रख दिया। जोर से आवाज में उसने कहा कि वे कोई दौड़ के घोड़े नहीं हैं जो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाएं। वे इंसान हैं जिनकी गरिमा है। फिर बिना कोई और बात किए उसने खुद को ऊंचे मंच से नीचे छोड़ दिया और बच्चा गेम का अकेला विजेता बन गया। कोस्ट गार्ड धीरे धीरे द्वीप के करीब पहुंच रही थी, तब लीडर ने तुरंत इवैक्यूएशन का आदेश दिया। दूसरी तरफ जुन्हो तैरकर पूरी तरह से फैसिलिटी तक पहुंच गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि एक टाइमर चल रहा था जो काउंटडाउन कर रहा था। उसे समझ आया कि पूरा जगह फटने वाला है। लीडर ने गीहान की लाइफलेस बॉडी के पास जाकर बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन उसी समय उसने जुन्हो को देखा जो बंदूक लिए खड़ा था। आंसुओं और गुस्से में जुन्हो ने अपने भाई से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, पर लीडर ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत एलिवेटर में भाग गया। इसी बीच गार्ड्स पूरी तरह से अराजकता में अपने अपने रास्ते भागने लगे। नोएल भी उनके बीच छिपी हुई थी, अपनी पहचान छुपाए हुए। कुछ ही देर बाद फैसिलिटी में विस्फोट हुए और पूरा स्थान आग में घिर गया। जुन्हो दूर से निहारता रहा। कहीं और एक रहस्यमय शख्स उस कमरे में चुपके से घुसा जहां गीहान का इनाम रखा हुआ था। 6 महीने बाद हम नो को एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। वहाँ ग्योक उसे स्केच कर रहा था। उसे पहचान नहीं पा रहा था कि नो कौन है। नो जिसने 6 महीने पहले उसकी जान बचाई थी बिना अपनी पहचान बताए, उसने नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए देखा कि जॉक अपनी बेटी के साथ खुश है। फिर हम देखते हैं लीडर गीहान की बेटी के घर आता है
है और एक ब्रीफकेस देता है। उदास आवाज में वो कहता है कि ये उसके फादर की तरफ से है। वो बताता है कि गीहान अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी कुछ चीजें देता है, जैसे गेम में पहना गया यूनिफॉर्म और एक डेबिट कार्ड। आखिर में लीडर वहाँ से चला जाता है और शहर की ट्रैफिक में एक रिक्रूटर को ताइची करते हुए देखता है, जो एक होमलेस आदमी के पास खड़ी है। जब रिक्रूटर उसे देखती है तो एक सटल हाथ का इशारा देती है और इसी के साथ स्क्विड गेम का फाइनल सीजन पूरी तरह से एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।